नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए इकाई 10 का अध्ययन कर रहे हैं, यूनिट 10 को स्टडी कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये हमारा 9वां लेक्चर है, ये हमारा 9th लेक्चर है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा, आपने पीडीएफ भी पढ़ लिया होगा और साथ ही साथ सिनॉप्सिस भी आपने बना लिए होंगे। अगर अब तक आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो टेलीग्राम पर जाइए, शुभम गुप्ता पीडीएफ सर्च कीजिए। एक चैनल आएगा जिसमें 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है, उस चैनल को दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारा पीडीएफ मटेरियल और जितनी भी अपडेट है वो सारी चीज़ें लगातार मैं डालता रहता हूँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, खान सर की जो वेबसाइट है खान ग्लोबल स्टडीज़, वहाँ पर 1 अप्रैल से फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा एनसीईआरटी का कोर्स शुरू हो रहा है। इसकी लिंक भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। अदरवाइज आप सीधे खान ग्लोबल स्टडीज़ की वेबसाइट पर जा कर के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पर लेक्चर को शुरू करने से पहले हम राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रश्नों को लगाएंगे, नेशनल कमीशन फॉर विमेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज प्रश्न काफ़ी सारे हैं, लगभग 60 प्रश्न हैं महिला आयोग से। तो पेशेंस रखिएगा और सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा एक एक करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर विमेन वॉज फॉर्म्ड। 30 जनवरी 1992, 31 जनवरी 91, 31 जनवरी 92। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अगर पूरी कहानी को हम समझें तो 30 अगस्त 1990, 30 अगस्त 1990 ये वो समय है जब नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 पारित किया गया। इसी अधिनियम की धारा 3 के आधार पर 31 जनवरी 31 जनवरी 1992 को बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, जबकि वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। टू होम चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ कमीशन सबमिट देयर रेजिग्नेशन। तो दोस्तों, हमने एक बहुत सिंपल बात याद कर ली है कि विमेन कमीशन में जितने भी काम किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे, चाहे वो रिमूवल हो, रेजिग्नेशन हो, सारी चीज। तो यह काम भी कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग को निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। द नेशनल कमीशन हैज द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट। तो हम जानते हैं कि सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट की पावर प्राप्त है, और इन शक्तियों के तहत आयोग किसी को समन जारी कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट बुला सकता है, जांच कर सकता है किसी मुद्दे की, राज्य सरकार की अनुमति से किसी जेल के निरीक्षण कर सकता है, महिला जेलों का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, ये सारी पावर इसमें आती है। अगला जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएं केंद्र सरकार के लिए, द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन आर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो शुरुआत में हमने आपको बताया था जब ये टॉपिक शुरू किया था कि जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है ये किस प्रकार का निकाय है। तो एक हमने डिस्कस किया था कि सर यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। क्यों?
क्योंकि इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के द्वारा किया गया है। दूसरा हमने देखा था कि चूंकि इसमें कुल 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर हैं, यही कारण है कि ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। और तीसरा हमने आपको बताया था कि यह केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो सारी सिफारिशें सलाहकारी होती है, वो सारी एडवाइजरी नेचर की होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, सारी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, एडवाइजरी नेचर की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल है? तो आप ही बताएं जल्दी से कमेंट करके। पढ़ लिया है हमने कि सर इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं, एक चेयरपर्सन, एक मेंबर सेक्रेटरी और 5 मेंबर होते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले दोस्तों इन्हें अंडरलाइन करना है। देखिए इस चीज को कि उसने करेक्ट ऑप्शन पूछा है। पहला, आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा मिलता है, तो सभी कथन सही है। जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा राष्ट्रीय महिला आयोग की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन? तो याद करेंगे जब हम अन्य तथ्य पढ़ रहे थे, अदर फैक्ट पढ़ रहे थे, तो वहां हमने अलग अलग शाखाओं को डिस्कस किया था और उसमें ये सारी ब्रांचेस थी। वैधानिक शाखा, लोक संबद्ध शाखा, नॉर्थ इंडिया, एक शिकायत शाखा थी, कंप्लेंट विंग था। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ना एवं अमानवीय कृत्यों से संबंधित है? तो यहां से समझ ही आ रहा है कि ये सारे अपराध है और अपराधों की हमेशा शिकायत की जाती है, हमेशा इनका कंप्लेन किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिकायत एवं जांच शाखा, ग्रीवियांस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, विंग। राष्ट्रीय महिला आयोग को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? मतलब हमें सिलेक्ट करना है कि सही क्या क्या है। महिला अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, ठीक है। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बंदी गृह का निरीक्षण करना, पीड़ित महिला और उसके परिवार के लिए सरकार से अनुशंसा करना। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अब। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल से पहले किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन रिमूव करता है। तो सर यहाँ पर तो एक ही रामबाण औषधि है और वो है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का है? Which of the following is the function of National Commission for Women? तो महिलाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना बिल्कुल सही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना और महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों का अध्ययन करना। तो इसका जवाब भी होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with the rights of the women? प्रसूति सहायता के लिए उपबंध, तो याद रखेंगे आर्टिकल 42। तो हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किए थे, हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था मौलिक अधिकारों में 3 अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 14, 15 और 16। फिर हमने डीपीएसपी को डिस्कस किया था। यहाँ पर आर्टिकल 39A, और 39A में क्या कहा गया था? समान अवसर की बात की गई थी आजीविका के लिए। 39D को डिस्कस किया था इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए।
फिर आपको याद होगा हमने 42 डिस्कस किया था मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित, और एक हमने 47 डिस्कस किया था जिसमें बात की गई थी पोषण और स्वास्थ्य के बारे में। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटी डिस्कस की थी, और फंडामेंटल ड्यूटी में 51A जिसमें कहा गया है कि नागरिकों को ऐसी सभी परंपराओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं, विमेन डिग्निटी को डिग्रेड करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित में से किसके सहयोग से हिंसा घर महिला का अधिकार नामक योजना चला रही है? ये योजना बहुत पहले शुरू की गई थी महिला आयोग के द्वारा, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य नियुक्त किए गए थे? Who among the following was appointed as the first male member of the commission? आलोक रावत को आयोग के पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखिए, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया, इन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल विमेन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये प्रश्न का आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे अगर आपने सिनॉप्सिस को पढ़ा है। अगर आप सिनॉप्सिस को देखेंगे तो उसमें हमने बहुत अच्छा डिवीजन किया है। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 24 जनवरी। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर उसमें लिखा हुआ है 13 फरवरी। हर साल 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। फिर उसमें लिखा हुआ है 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर विमेन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और फिर आता है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च 2023 को जो महिला दिवस मनाया गया उसका थीम था डिजिट ऑल, और इसी से आपको याद रखना है कि 2018 में महिला आयोग ने एक योजना शुरू की थी और योजना का नाम था डिजिटल शक्ति। और नवंबर 2022 में डिजिटल शक्ति का चौथा संस्करण 4.0 लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, 8 मार्च, 8th ऑफ द मार्च। अगला प्रश्न है, लगातार कितने अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने पर केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकती है? तो अगर 3 बैठकों में बिना बताए आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उन्हें हटाया जा सकता है। तो जवाब क्या होगा? ए, 3। किस आधार पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटा सकती है? तो अब तक जितने भी आयोग हमने पढ़े हैं तो सभी को हटाने की प्रक्रिया लगभग एक समान है, और उनके हटाने के आधार लगभग एक समान होते हैं। दिवालिया होने पर, अनसाउंड माइंड होने पर, कोई ऐसा अपराध करने पर जो सरकार की नज़र में नैतिक अध्यमता या मोरल टर्पिट्यूड को दर्शाता हो। तो जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से, आप में से जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष से राष्ट्रीय महिला आयोग को अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंधी विवादों के संबंध में समुद्र पारीय भारतीय के साथ नोडल एजेंसी बना दिया गया? बेसिकली अगर इस प्रश्न को हम समराइज करें तो एनआरआई की जो मैरिजेस होती हैं उनके लिए नोडल एजेंसी कब बनाया गया? तो 2008 में, 2008 में। 2008 से पहले ये जो पूरा का पूरा मामला है वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर डील करता था। उसी के तहत अब ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन डील करता है। अगला सवाल है,
मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के लिए उपबंध है ऐसी प्रथाओं का त्याग। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि मौलिक कर्तव्यों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया और एक नया भाग 4A पार्ट 4A जोड़ा गया और पार्ट 4A जोड़ने के साथ एक आर्टिकल जोड़ा गया 51A और इसी 51A में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, एक्चुअल में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसकी चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो इसका सही जवाब होगा ए, आर्टिकल 51A। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? तो निर्भया फंड की स्थापना 2013 में की गई थी, जबकि जो राष्ट्रीय महिला कोष है, इंग्लिश में भी इसे राष्ट्रीय महिला कोष कहा जाएगा, RMK, इसकी स्थापना मार्च 1993 में की गई थी। ओके, उस समय पर तो विमेन मिनिस्ट्री नहीं बनी थी, उस समय ये डिपार्टमेंट के रूप में था। आप कमेंट करके बताएंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। और जब ये वीडियो प्रीमियर होता है तो मैं आपके कमेंट लगातार पढ़ते रहता हूँ, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आई कैन रीड इट। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग वित्त हेतु किस पर निर्भर है? नेशनल कमीशन किस पर डिपेंड है अपने फाइनेंस के लिए? तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो नेशनल विमेन कमीशन है वो पूरी तरीके से केंद्रीय अनुदान पर निर्भर है, वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसी मामले में शिकायतों की जांच कर सकता है? तो कोई शिकायत करे तब भी वो सुओ मोटो भी एक्शन ले सकता है और तीसरे पक्ष की शिकायत से भी। तो उपरोक्त सभी डिस्कस किया था डिटेल में सुओ मोटो एक्शन के बारे में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है? व्हाट इज द नेचर ऑफ MP स्टेट कमीशन? तो चूंकि इसका गठन भी मध्य प्रदेश विमेन कमीशन एक्ट के द्वारा किया गया था, मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम के द्वारा किया गया था, इसीलिए यह एक 1995, इसीलिए यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो जैसे राष्ट्रीय आयोग में सारे के सारे कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, ठीक उसी तरह राज्य महिला आयोग में जितने भी काम हैं वो राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें भी कुछ याद नहीं रखना है, जितने भी काम है वो राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा, लेकिन इसकी चर्चा हमने अभी कर ली है कि मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 1995 में मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम आया, इसीलिए यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यही कारण है कि यह एक सांविधिक निकाय है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मैनी ईयर इज द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ MP स्टेट विमेन कमीशन? तो इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, 3 ईयर्स का होता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ MP कमीशन? तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है शोभा ओझा। अगला, मध्य प्रदेश के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं? तो अभी आपको एक रामबाण औषधि बताई थी कि सब मर्ज की एक ही दवा है,
जब भी राज्य आयोग की बात होगी तो सारे काम राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे, सारे काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? Who determines the salary, allowances and service condition of chairperson and member of the MP state? तो सारे काम राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। निम्नलिखित में से कौन महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? तो इसका बेसिकली जवाब होना चाहिए कौन रही है सॉरी। निम्नलिखित में से कौन महिला आयोग की अध्यक्ष रही है? तो इसका जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। उपमा राय भी रही हैं अध्यक्ष, लता वानखेड़े भी रही हैं, कृष्णकांत तोमर भी रही हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सही विकल्पों को चुनिए। सही विकल्पों को चुनना है। आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल सही है। सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा है, बिल्कुल सही है। तो जवाब होगा सी, बोथ अबव। अगला है, राज्य महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो सर सारे काम राज्य सरकार कर रही है, तो रिपोर्ट भी राज्य सरकार के पास जाएगी और राज्य सरकार उसे विधायिका में पेश करेगा। संविधान में किन चुनावों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 243 D3, इसके द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, जबकि आर्टिकल 243 T3, इसके द्वारा नगर निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। तो जवाब यहाँ पर क्या होगा? डी, पंचायत चुनावों में। शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग ने कब और कहां से शुरू किया? तो हमने डिस्कस किया था कि जो शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम है, इसका संबंध, इसका जो रिलेशन है वो महिलाओं में राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना है या महिलाओं को इतना काबिल बनाना है कि वो पॉलिटिक्स में आ सकें और पॉलिटिकल लीडर बन सकें। इसकी शुरुआत दोस्तों 7 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र के थाने शहर से हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो हमने बहुत सारे अधिनियम पढ़े थे, उसी में हमने देखा था कि एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया, जबकि PNDT एक्ट अर्थात प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट 1994 में लाया गया था, जो प्रसव पूर्व गर्भ की जांच को प्रोहिबिट करता है, उसकी मनाही करता है। आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब लाया गया, कब उसे लाया गया था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अगला है, और ये भी बताएंगे कि कार्यस्थल पर यौन शोषण से सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नायिका सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो लता वानखेड़े, जो मध्य प्रदेश राज्य आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उन्हें नायिका सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता है? निर्भया भवन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं? तो अन्य तथ्य में हमने डिस्कस किया था कि 2 पत्रिकाएं हैं, मीरा दीदी से पूछो और राष्ट्र महिला। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना शुरू करेंगे। आयोग का गठन 1998 को हुआ था। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी संरचना में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। विचार कीजिए और जल्दी जवाब दीजिए। मैं आपके कमेंट का थोड़ा कमेंट भी पढ़ते हैं आप लोगों के, क्या क्या इसमें आप लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले कथन की अगर हम बात करें कि इसका गठन 1998 में हुआ या नहीं, तो आप ही बताइए कब हुआ था गठन। तो सर आप कहेंगे कि 23 मार्च 1998 को राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया
एमपी विमेन कमीशन एक्ट 1995 के द्वारा। तो जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था और उसके द्वारा आयोग को 1992 में बनाया गया, ठीक इसी तरह एमपी का जो एक्ट है वो 1995 में आया था, लेकिन आयोग बनाया गया 23 मार्च 1998 को। कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों स्ट्रक्चर गलत दिया गया है, इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं, इसीलिए यह कथन गलत है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए, 1 और 2 दोनों। 58, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? श्री हेमवंत पोर्ते। बेसिकली कई जगह पर आपको इनका नाम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया तो राज्य अलग से आयोग भी अलग से बना। तो जब हेमवंत पोर्ते अध्यक्ष बनी थी उस समय वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाज अ पार्ट ऑफ एमपी, तो संयुक्त, इसीलिए वो छत्तीसगढ़ महिला आयोग की भी पहली अध्यक्ष श्री हेमवंत पोर्ते ही मानी जाती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो हम जानते हैं दोस्तों कि 26 सितंबर 1985 एक मंत्रालय बनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसी में 1985 के दिन एक विभाग बनाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फाइनली दोस्तों जनवरी 2006 में इस विभाग को 30 जनवरी 2006 को इस विभाग को मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बदल दिया जाता है। तो जवाब क्या होगा? 30 जनवरी 2006। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयोग की बैठक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आयोग की प्रतिवर्ष 2 बैठकें अवश्य होंगी, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेगा, आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा, और चौथा है आयोग की बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष शामिल होंगी। तो ये कथन गलत है, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष शामिल नहीं होती है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग भोपाल के किस भवन में है? तो इसका सही जवाब होगा बी, नर्मदा भवन। तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि 61 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। दोस्तों मैं हर बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, मेक श्योर कि आप सिनॉप्सिस बनाओ। अगर आप देखोगे, अगर आपने सिनॉप्सिस बना लिया है तो 61 में से लगभग आपके 55 प्रश्न सही होने चाहिए, 55 क्वेश्चन एटलीस्ट करेक्ट होने चाहिए। तो उस चीज़ का महत्व समझिए, अन्यथा मैं इतने सारे एफर्ट नहीं लगाता, मुझे क्या मिल रहा है इतना एफर्ट लगाने से, है ना? तो वो आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं कि वो सिनॉप्सिस बनने से जब आप पेपर देने के लिए जाओगे ना, तो अधिकतम 32 पेज में आपके पूरे आयोग के नोट्स आ चुके होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि उसको लगाइए, कमेंट कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। एक छोटा सा मैंने बदलाव किया है, अब तक हमने किसी भी जगह पर नहीं किया, इवन हम अपना वाटर मार्क नहीं लगाता मैं अपने नोट्स पर। और रीज़न ये है दोस्तों वाटर मार्क ना लगाने का कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे पढ़ने में डिस्टर्ब जाता है, पर एक छोटा सा हल्का सा वाटर मार्क हमने दिया है। और दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग बताइएगा कि ये कैसा है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई में। और कभी भी अगर कोई भी इस नोट्स को यूज़ करे तो मेक श्योर कि ये वाटर मार्क रहा है, तो इट्स विल बी लाइक आइडेंटिटी कि हाँ ये मैंने पढ़ाया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सेशन समझ में आया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो अब दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? अंडर विच एक्ट द नेशनल कमीशन फॉर विमेन वॉज फॉर्म्ड? तो हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि 1990 में, 1990 में स्पेसिफिकली हम बात करें तो 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया गया, और इसी अधिनियम की धारा 3 के द्वारा 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, नेशनल कमीशन फॉर विमेन को एस्टैब्लिश किया गया। तो सही जवाब होगा ए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं
हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सर हमने पूरी लिस्ट डिस्कस की थी और उसमें हमने देखा था कि जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो रेखा शर्मा। और रेखा शर्मा से दोस्तों दो बातें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, दूसरा ये आयोग की पहली एक्टिंग चेयरपर्सन है, पहली कार्यकारी अध्यक्ष है, और तीसरी गिरिजा व्यास के बाद रेखा शर्मा दूसरी ऐसी अध्यक्ष हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, 2 टर्म पूरे किए हैं, मतलब दूसरे टर्म में अभी ये हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 बार अध्यक्ष बना है? तो यह अभी हमने आपको बताया कि रेखा शर्मा और गिरिजा व्यास 2 बार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन? सही जवाब है ए, नई दिल्ली में आयोग का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो याद करेंगे दोस्तों, हमने धारा 3 पढ़ी थी, सेक्शन 3 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पाया था कि एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल 7 लोग हैं, तो इसका सही जवाब होगा अध्यक्ष समेत 7 सदस्य, 7 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु, हालांकि 3 वर्ष ज्यादा सही है। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो धारा 3 में ही लिखा हुआ है कि सभी को केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात की गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42। याद कीजिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड डिस्कस किए थे, संवैधानिक उपबंध डिस्कस किए थे, जिन्हें 4 भागों में बांटा था। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, और अन्य तथ्य, अदर सोर्स। फंडामेंटल राइट में 3 प्रावधान थे, अनुच्छेद 14, 15 और 16। डीपीएसपी में 39A, 39D, उसके अलावा आर्टिकल 42 और आर्टिकल 47। फंडामेंटल ड्यूटी में 51A और अन्य में 243D और यहाँ पर 243T3। ओके, ये हमने प्रावधान डिस्कस किए थे, ये सारे प्रोविजन की हमने बात की थी। 39A में आपको याद आ रहा होगा, आजीविका के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड। डी में आपको याद आना चाहिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 42 में मैटरनिटी रिलीफ या प्रसूति सहायता की बात की गई है। 47 में बेहतर पोषण आहार की बात की गई है, अच्छे न्यूट्रिशन की बात की गई है। 51A में कहा गया है कि ऐसी कोई भी परंपरा का पालन नहीं किया जाएगा जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन होता है। 243D3 में पंचायत में 1/3 आरक्षण की बात की गई है। 243T3 में नगर निकायों के चुनाव में 1/3 आरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन फॉर्म्ड? तो सही जवाब है सी, 23 मार्च 1998 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो हमने डिस्कस किया था कि इसकी एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे संसद में पेश करता है। जिस रिपोर्ट का संबंध राज्य से होता है वह स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, जिसे वह स्टेट लेजिस्लेशन में प्रेजेंट करता है। तो सही जवाब होगा सी, केंद्र सरकार को टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चूंकि इसका गठन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के द्वारा किया गया है,
इसीलिए यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। इसी की धारा 3 में ये कहा गया है कि इसमें 7 सदस्य होते हैं। यही कारण है कि यह एक मल्टी मेंबर बॉडी है। अगली बात, इसकी जितनी भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती। यही कारण है कि यह एक सलाहकारी निकाय है, यह एक एडवाइजरी बॉडी है। तो सांविधिक निकाय भी है, मल्टी मेंबर बॉडी भी है और एडवाइजरी बॉडी भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? Who among the following has not been the chairperson of the कमीशन? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, शोभा ओझा। शोभा ओझा का संबंध मध्य प्रदेश महिला आयोग से है और अभी ये एमपी विमेन कमीशन की करंट चेयरपर्सन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया? तो अभी आपको बताया कि धारा 3 में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर विमेन को इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसी धारा में आयोग की संरचना का जिक्र भी किया गया है, स्ट्रक्चर की बात भी की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके ओरिजिन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 26 सितंबर 1985 1985 इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का गठन किया गया। इसी मिनिस्ट्री में 1985 में एक विभाग बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी विभाग को 2006 में, डेट आप लोग कमेंट करके बताइए, 2006 में इसी विभाग को मंत्रालय का रूप दे दिया और आज वर्तमान में हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों को अनुभव होना चाहिए। द मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कमीशन शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ विधि का, प्रबंधन का, आर्थिक विकास का। तो जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, इन सभी का अनुभव होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त और पदावधि का निर्धारण करता है? Who among the following determine the service condition and term of the office of chairperson and member of the commission? तो डिस्कस किया था, सारे काम केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें हेडिंग से पता चलेगी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसे CPCR के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। चूंकि यह एक सांविधिक निकाय है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सर निश्चित तौर पर इसे किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया होगा, डेफिनेटली ये किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया होगा। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 पास किया गया। तो पिछले बार हमने क्या पढ़ा था? महिला आयोग में हमने डिस्कस किया था कि महिला आयोग को बनाने के लिए महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया गया। ठीक इसी तरह बाल अधिकार आयोग को बनाने के लिए बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया। लेकिन दोनों में अंतर समझो, बहुत माइनर सा अंतर है लेकिन ये बहुत बड़ी फैक्चुअल डिफरेंस को क्रिएट करेगा। जब हमने राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा था तो वहां अधिनियम का नाम क्या था? तो वहां अधिनियम का नाम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट। उस अधिनियम का मतलब था कि साहब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग का गठन किया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर अधिनियम का नाम पढ़ो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। यहाँ पर एक्ट का नाम है चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट। यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर नेशनल वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब हुआ कि सर इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तो बाल आयोग बनाया जाएगा, पर उसके साथ साथ राज्य स्तर पर भी बाल आयोग बनाया जाएगा। नेशनल लेवल पर तो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, पर उसी के साथ साथ स्टेट लेवल पर भी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी डिटेल है लेकिन बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। अब इसके आयामों की चर्चा करते हैं कि सर किन किन बातों को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। जैसा हर आयोग के संदर्भ में हम करते आए हैं, ठीक वैसा हम यहाँ पर करेंगे, बैकग्राउंड को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों से किस प्रकार भारत का आयोग प्रभावित हुआ, इंटरनेशनल ट्रीटीज से किस प्रकार इंडिया का कमीशन अफेक्ट हुआ। इसके बाद दोस्तों हम सामान्य परिचय पढ़ रहे होंगे, जनरल इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर हम महत्वपूर्ण धाराओं की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं पर हम आयोग के गठन की चर्चा कर लेंगे, यहीं पर हम आयोग की संरचना, त्यागपत्र, रिमूवल, इन सभी को डिस्कस कर लेंगे। फिर दोस्तों हम आयोग की संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन जो एक रिवीजन होगा, पदावधि और सेवा शर्तों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य हैं, अन्य तथ्य इंपॉर्टेंट है जैसे कि खोया पाया पोर्टल हो गया, पेंसिल पोर्टल हो गया, संवेदना नाम की टोल फ्री लाइन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाल ही के डेवलपमेंट है। तो अन्य तथ्यों में बेसिकली हमें करंट अफेयर्स को डिस्कस करना होगा जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के लिए भारत के संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। हम जानते हैं कि आर्टिकल 21A जो शिक्षा का अधिकार देता है, जो कि राइट टू एजुकेशन देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी तरह और भी आर्टिकल हैं जो बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, जो चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। इवन आर्टिकल 24 जो बच्चों को कारखाने में काम करने से मना करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा हम जानते हैं दोस्तों, हमने महिला आयोग में डिस्कस किया था कि दो प्रकार से हम अधिकारों को बांट सकते हैं, एक वे अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं और दूसरी तरफ वे अधिकार जो कानून बना करके प्रदान किए गए हैं। एक तरफ ऐसे राइट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और एक तरफ ऐसे सेफगार्ड होते हैं जो एक्ट बना करके दिए गए हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने महिला आयोग में PCPNDT अधिनियम पढ़ा था, ठीक उसी तरह यहाँ पर हमें पॉक्सो एक्ट को डिस्कस करना है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पढ़ेंगे और इसी के तहत हमें मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पढ़ना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चीजें बदलेंगी नहीं, बस बदलेगा क्या, यहाँ पर केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार हो जाएगा, बाकी कार्य भी वही रहेंगे, संरचना भी लगभग एक जैसी ही रहेगी। तो इसे अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, बस याद क्या करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश बाल आयोग का गठन कब हुआ, चेयरमैन कौन थे, ये सारी बातें आपको याद करनी होगी। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो टॉपिक है इसको लेकर के आपके दिमाग में एक क्लैरिटी बन चुकी है कि सर किस तरह से हम इसे प्रोसीड करेंगे और कौन कौन सी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। अच्छे से समझना, ध्यान से एक एक टॉपिक को समझते जाइएगा। देखिए दोस्तों 1974 में नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन बनाई गई, बच्चों के लिए भारत में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई 1974 में, 1974
1974 में। ये शुरुआत है जब भारत में बच्चों के लिए कुछ कदम लिए जाना शुरू किए गए। इसके बाद दोस्तों 20 नवंबर 1989, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत बाद में हस्ताक्षर करेगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसे UNCRC भी कहा जाता है, इसी की परिभाषा का उपयोग किया गया है अधिनियम में चाइल्ड राइट को दिखाने के लिए, बच्चों के अधिकार को दर्शाने के लिए। तो UNCRC अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1989 में। ये लागू कब हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ 1990 में, ये इम्प्लीमेंट हुआ 1990 से। अब ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। 1992 1992 भारत ने भी CRC यूनाइटेड नेशन चाइल्ड कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड पर फाइनली हस्ताक्षर कर दिए। तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है जो जुड़ी हुई है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट कमीशन कब बना? तो जवाब देंगे 1989। दूसरा प्रश्न पूछेगा लागू कब हुआ? तो जवाब देंगे 1990। तीसरा पूछेगा भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए। इंडिया ने 1992 में सिग्नेचर किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ना फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, हो सकता है वो आपको ऐसा लिख करके दे दे और कहे कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है। और भारत में जो अधिनियम है उसमें बाल अधिकार की जो परिभाषा ली गई है, चाइल्ड राइट की जो डेफिनेशन ली गई है, वो इसी अभिसमय से ली गई है, वो इसी कन्वेंशन से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं। इसके बाद दोस्तों मई 2002 मई 2002 संयुक्त राष्ट्र ने एक दस्तावेज पेश किया, यूनाइटेड नेशन ने एक डॉक्यूमेंट पेश किया जिसका नाम था अ वर्ल्ड फिट फॉर द चिल्ड्रन। और इसी में ये बात कही गई कि हर एक देश को बालकों के अधिकार के लिए अलग से एफर्ट करने चाहिए, अगर पॉसिबल है तो एक अलग से आयोग बनाया जाना चाहिए, और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन इस डॉक्यूमेंट के द्वारा दी गई जिसका नाम था अ वर्ल्ड फिट फॉर द चिल्ड्रन। याद कीजिए दोस्तों, महिलाओं के लिए भी एक कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया, और उन्होंने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी टुवर्ड इक्वालिटी। ठीक इसी तरह यूनाइटेड नेशन ने 2002 में एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम था अ वर्ल्ड फिट फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद और कहानी तेज होगी। इसी बीच में भारत में एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन होगा, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन होगा, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और हम जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसके द्वारा संविधान में 3 प्रावधान जोड़े गए, 3 प्रोविजन जोड़े गए। सबसे पहले संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 की भाषा में परिवर्तन किया गया, और एक आर्टिकल जोड़ा गया अनुच्छेद 51 ए का के वाला हिस्सा। अब क्या क्या था इन आर्टिकल में ये समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 3 परिवर्तन किए गए। सबसे पहले तो 2 चीजें जोड़ी गई, एक जोड़ा गया अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A, और हम जानते हैं
इसका संबंध राइट टू एजुकेशन से है, शिक्षा के अधिकार से है। इसमें कहा गया है कि राज्य का ये राज्य स्टेट 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये भारत में बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किया गया सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। राज्य को ये कहा गया है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। याद रखिए, ये संशोधन मौलिक अधिकारों में किया गया। आर्टिकल 21A इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो इसके अगेंस्ट में हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि इस बात को लागू किया जाए, इसे इन्फोर्स किया जाए। एक और आर्टिकल जोड़ा गया और ये जोड़ा गया दोस्तों मौलिक कर्तव्यों में। हम जानते हैं कि आर्टिकल 51A, इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्मॉल k, जिसमें ये लिखा गया कि माता पिता का ये दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, एजुकेशन के लिए प्रमोट करें। ठीक है, दायित्व सौंप दिया गया कि सिर्फ राज्य के कहने से क्या होगा, राज्य ने तो स्कूल खोल दिया, लेकिन अगर उसमें बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे तो उस स्कूल का क्या मतलब होगा। तो नागरिकों से भी कहा गया कि जितने भी पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं, गार्डियन हैं, उनका ये दायित्व होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो उन्हें प्रमोट करें कि वो स्कूल ज्वाइन कर सके। एक और परिवर्तन किया गया दोस्तों भारतीय संविधान में डीपीएसपी, उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लियर होगा। डीपीएसपी में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। अनुच्छेद 45 की भाषा में बदलाव किया गया, इसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया। देखिए, पहले इसमें यह लिखा हुआ था कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। पहले इसमें लिखा होगा स्टेट विल ट्राई टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या अब राज्य को ये करने की जरूरत है? अब तो ये फंडामेंटल राइट बन गया, तो इसको यहाँ लिखने की क्या आवश्यकता है? तो इसकी भाषा को बदलाव करते हुए कहा गया कि राज्य का दायित्व अब होगा कि वो 6 वर्ष से कम आयु के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल को बेहतर करे, एजुकेशन और केयर को बेहतर करे। मतलब अब राज्य का अगला टारगेट क्या है? अभी तो हमने 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया है, अब हम राज्य को धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं कि प्ले स्कूल जैसी चीजें भी राज्य लेकर के आए, ताकि और बेहतर एजुकेशन मिल सके बच्चों को, और भी बेहतर शिक्षा मिल सके, वो भी मुफ्त में, निशुल्क। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो एक बार ना हम रिकॉल करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि सर 1974 में 1974 में 1974 में बच्चों के लिए भारत ने एक नीति बनाई, चिल्ड्रन पॉलिसी इंडिया के द्वारा बनाई गई। सर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन, इस पर हस्ताक्षर किए। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सर 1990 में फाइनली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन ये लागू हो गया, ये इम्प्लीमेंट हो गया। और 1992 में 1992 में भारत ने इस पर साइन किया, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन पर हस्ताक्षर किया, इसको साइन किया। अच्छा, एक बार आप देख रहे हैं ना, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? मैं चाहूं तो UNCRC बोल सकता हूं, पर हम बार बार इसको रिकॉल कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा आपको भी करना है। कभी भी जब शॉर्ट फॉर्म आप लिखो
किसी भी विषय के, तो जितनी बार उसे लिखो, जितनी बार उसे पढ़ो, हमेशा पूरा नाम पढ़ो, तभी आपको वो चीज़ें याद होंगी। देखो, शॉर्ट फॉर्म याद नहीं करना हमें, हमें अल्टीमेटली उसका कंटेंट याद करना है। जैसे PCPNDT एक्ट, जहाँ भी लिखा मिले उसका फुल फॉर्म रिपीट करो। फुल फॉर्म जितने बार आप बोलोगे, आपके दिमाग में उतनी जल्दी वो बैठेगा। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि सर 10 साल के बाद, अर्थात 2002 में 2002 में यूनाइटेड नेशन ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, अ वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन, अ वर्ल्ड फिट फॉर दी चिल्ड्रन। इसके बाद हमने देखा कि 2002 में ही भारत में 86वां संविधान संशोधन 2002 लाया गया। इसके द्वारा संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A, मौलिक कर्तव्यों में A और अनुच्छेद 45 की भाषा को बदला गया, लैंग्वेज को चेंज किया गया। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं, सारी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बैकग्राउंड याद हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की स्टोरी क्या है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसके बाद 9 फरवरी 2004 नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय चार्टर निकाला गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 20 जनवरी 2006, 20 जनवरी 2006। इस दिन दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित हुआ। चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 पास हुआ। अब इस अधिनियम के द्वारा 3 निकाय बनाए गए, 3 अलग अलग बॉडी बनाई गई। ध्यान देंगे दोस्तों, 3 कौन कौन से निकाय बनाए गए, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं अलग से। देखिए, हमने क्या देखा कि सर, एक सेकेंड, हमने ये देखा कि सर 20 जनवरी, हाँ यहां पर लिखते हैं, हमने ये देखा कि सर 20 जनवरी 2006 इस दिन क्या हुआ, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2005 फाइनली ये लागू हो गया। इस अधिनियम ने बालकों की शिकायतों को सुनने के लिए 3 स्तरीय संरचना का निर्माण किया, 3 टियर सिस्टम को निर्मित किया। इसमें पहली जो धारा है वो है धारा 3। धारा 3 के द्वारा बनाया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन। फिर एक दी गई है दोस्तों धारा 17 सेक्शन 17, इसके द्वारा बनाया गया है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और फिर अंत में दिया गया है दोस्तों धारा 25, और धारा 25 के द्वारा जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया गया है बाल न्यायालय, चिल्ड्रन कोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है कि 20 जनवरी 2006 को, 20 जनवरी 2006 को जब बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 पारित हो गया, तो उस अधिनियम के द्वारा 3 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई, 3 टियर सिस्टम बनाया गया। नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर चिल्ड्रन कोर्ट, बाल न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम की धारा 3 में सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट एस्टैब्लिशेस नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड, सेक्शन 17 एस्टैब्लिश चिल्ड्रन स्टेट चिल्ड्रन कमीशन, एंड सेक्शन 25 एस्टैब्लिश चिल्ड्रन कोर्ट। अधिनियम की धारा 3 राष्ट्रीय आयोग की निर्माण करता है, धारा 17 राज्य स्तरीय आयोग का निर्माण करता है, और जो धारा 25 है वो बाल न्यायालय का निर्माण करती है। तीनों धाराएं आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना शुरू करना होगा।
प्रश्न ना कंफ्यूज करके भी पूछ सकता है दूसरे आयोगों से। देखिए, इससे पहले हमने राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा और उसी में हमने मध्य प्रदेश महिला आयोग को पढ़ा था, एमपी के विमेन कमीशन को डिस्कस किया था। प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 से हुआ। सही है, गलत है? आप कहोगे सर ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन वो आपको देगा कि मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के द्वारा हुआ। अब बताइए सही है या गलत? अब कहोगे सर ये गलत है, बिकॉज एमपी का विमेन कमीशन नेशनल विमेन कमीशन एक्ट के द्वारा नहीं बना, उसके लिए मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम लाया गया था। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश का बाल आयोग बाल अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अब तक आपने आयोग पढ़े हैं उनमें इन बातों को तलाशिए। यहाँ से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आयोग से आपका एक भी प्रश्न गलत हो। प्रश्नों को जितनी ज़्यादा बनाएंगे ना आप, जितना सोचेंगे प्रश्नों के बारे में, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, कंटेंट की समस्या नहीं है। कंटेंट को याद करना और विशेष तौर पर उस कंटेंट को याद करना जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को लगातार बनाते रहो, खुद सोचा करो कि अब क्या पूछा जा सकता है। यार पहले उसने ये पूछा था, अब ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ। तो हमने ये देख लिया, यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये एक्ट 2009 का है, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ये पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। और एक अधिनियम है, ये एक एक्ट है। 2013 में नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन अनाउंस किया गया और 2016 में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन को लागू किया गया। अब यहाँ पर याद रखने की बात क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, हमने ऑलरेडी इतने टॉपिक देख लिए थे कि सर यहाँ तक क्या हुआ। इसके बाद अगला स्टेप, सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 7वें पॉइंट में आपको याद रखना है कि सर 20 जनवरी 2006 क्या हुआ? तो आप बताएंगे कि सर इस दिन चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 पारित हुआ और इस अधिनियम के द्वारा 3 संस्थानों का गठन किया गया, 3 सिस्टम बनाए गए। धारा 3 के द्वारा नेशनल कमीशन बनाया गया, धारा 17 के द्वारा स्टेट कमीशन बनाया गया और धारा 25 के द्वारा चाइल्ड कोर्ट बनाया गया, जिला के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। आखिरी में फिर एक चीज और आपको याद रखना है कि दोस्तों 1 अप्रैल 2010 इस दिन क्या लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू हुआ, 2009 लागू हुआ। तो ये पूरी स्टोरी याद रखेंगे। 1974 में पॉलिसी आई, 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चिल्ड्रन 1990 में लागू हुआ, 1992 में भारत ने हस्ताक्षर किए, 2002 में यूनाइटेड नेशन का अ वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन डॉक्यूमेंट आया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 हुआ, 20 जनवरी 2006 को चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट कमीशन एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा 3 निकाय बनाए गए। फिर 1 अप्रैल 2010 को फाइनली दोस्तों क्या हो गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हो गया। एक बार इसको बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस सेगमेंट को। ये मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर दिखेगा। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, 1 मिनट इसको अच्छे से।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब हमें चर्चा करनी है सामान्य परिचय की। अब हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन की। आप जानते हैं कि इसमें हम इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं कि आयोग की प्रकृति क्या है, मुख्यालय कहाँ पर है, पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नोडल मंत्रालय क्या है। इन सभी बेसिक पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो गठन है वो 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था। और हम जानते हैं कि यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के द्वारा किया गया है। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों कुछ पॉइंट पे। जैसे अगर वो आपसे पूछे कि अधिनियम पारित कब हुआ, तो अधिनियम कब पारित हुआ था? 20 जनवरी 2006। ये वो डेट है जब एक्ट पास हुआ था। लेकिन इस एक्ट की धारा 3 का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कब बना है? तो ये डेट आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 को बना, 5 मार्च 2007 को बना। यहीं से याद रखेंगे, चूंकि इसका निर्माण एक अधिनियम से हुआ है, इसीलिए यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि इसका नोडल मंत्रालय, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, क्योंकि यही मंत्रालय है जो महिला विभाग का भी नोडल मंत्रालय है और बाल विभाग का नोडल मंत्रालय भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य 0 से 18, ये याद रखना है आपको, 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष तक के जितने भी मानव हैं उनको ये बच्चा कंसीडर करेगा, उन्हें ये चाइल्ड कंसीडर करेगा। और 18 वर्ष तक के बच्चों का संरक्षण और उनका विकास करना, यह इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं और कुल 37 धाराएं हैं। देयर आर टोटल 7 चैप्टर एंड 37 सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। पहले अध्यक्ष का नाम शांता सिन्हा है और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो प्रियंक कानूनगो हैं। देखेंगे, पहले अध्यक्ष शांता सिन्हा है, दूसरे कुशाल सिंह, तीसरे स्तुति नारायण काकर और चौथे प्रियंक कानूनगो, जिनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। ये वर्तमान और चौथे अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। तो अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे? पहला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है वो यह बनेगा कि बाल संरक्षण अधिनियम में बालकों की परिभाषा क्या दी गई है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट में चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या दी गई है? तो जवाब होगा 18 वर्ष तक के जितने भी मानव हैं उन्हें बच्चा समझा जाएगा, उन्हें चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बनाया गया? तो जवाब दे रहे होंगे कि 5 मार्च 2007 को, 5 मार्च 2007 को। इस प्रकार का आयोग है, एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका गठन बाल आयोग अधिनियम की धारा 3 के द्वारा किया गया। नोडल मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पहले प्रमुख कौन थे? शांता सिन्हा। वर्तमान और चौथे प्रमुख कौन है? प्रियंक कानूनगो। कौन है दोस्तों? प्रियंक कानूनगो। तो ये सामान्य परिचय है। तो अब तक दोस्तों हमने 2 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले बैकग्राउंड को पढ़ा, जो हमने शुरू किया था 1974 से पढ़ना, और दूसरा हमने सामान्य परिचय पढ़ा। मेक श्योर कि इस डेट में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। अधिनियम 20 जनवरी 2006 को लागू हुआ था, जबकि इस अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, जहां हमें महत्वपूर्ण धाराओं की बात करनी है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हमें डिस्कस
करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम जान चुके हैं कि ये जो पूरा अधिनियम है इसमें कुल 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर हैं, जबकि इसमें 37 धाराएं हैं, 37 सेक्शन है। हमें कुछ ही धाराएं डिस्कस करना है जिससे हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले इसमें है दोस्तों धारा, ये देखिए एक बार शॉर्ट में दिया हुआ है, धारा 3। धारा 3 में आयोग के गठन, संरचना और मुख्यालय का उल्लेख किया गया है। सेक्शन 3 में आयोग के कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन और हेडक्वार्टर को डिस्कस किया गया है। धारा 4 में नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है और यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। धारा 5 में पदावधि और सेवा शर्तें बताई गई हैं, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन बताई गई हैं। धारा 6 में वेतन, सैलरी को डिस्कस किया गया है। धारा 7 में पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस की बात की गई है। धारा 8 में एक्टिंग चेयरपर्सन, कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की गई है। धारा 11 में कर्मचारियों की बात की गई है। 12 में यह कहा गया है कि आयोग का जितना भी खर्च है वो केंद्र सरकार के अनुदान से चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से चलेगा। तो ये हमने महिला आयोग में भी पढ़ा था कि महिला आयोग का खर्च भी केंद्र सरकार के अनुदान से चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से चलता है। इसके बाद धारा 13 में फंक्शन दिए गए हैं और धारा 16 में रिपोर्ट की बात की गई है कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा। अब एक एक धारा को हमें डिटेल में पढ़ना है कि धारा के अंदर वास्तविक तौर पर लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहले आएगी दोस्तों धारा 3। इसमें गठन, संरचना और मुख्यालय की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर, हेडक्वार्टर की बात की गई है। इसका जो पहला हिस्सा है दोस्तों, धारा 3(1) बहुत सिंपल बात करता है और इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा। अब सारी चीजों को रिकॉल करो। हमने एनजीटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने महिला आयोग के बारे में पढ़ा। दोनों का गठन किसने किया था? तो दोनों का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, दोनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो ठीक उसी तरह बाल आयोग का गठन भी कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिर वही प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाल आयोग का गठन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड द चाइल्ड कमीशन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, केंद्र सरकार। तो जवाब क्या होगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इसके बाद जो अगली धारा है, धारा 3(2), इसमें संरचना दी गई है, स्ट्रक्चर, और संरचना के साथ साथ योग्यताएं, क्वालिफिकेशन भी दी गई है। बिल्कुल सेम वैसा ही जा रहा है जैसा हमने महिला आयोग में पढ़ा था, वहां पर भी संरचना और योग्यता साथ में दी गई थी। तो इसकी संरचना है दोस्तों कि आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर होंगे, और इन 6 में से कम 2 महिला सदस्य होंगी, एटलीस्ट 2 विमेन मेंबर होंगी। ये चीज आपको याद रखना है। योग्यता में यह कहा गया है कि अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो बाल कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हो। याद कीजिए महिला आयोग में हमने ये डिस्कस किया था कि अध्यक्ष वही बन सकता है जिन्होंने महिलाओं के लिए बेहतर कार्य किए हों। तो बाल आयोग का अध्यक्ष वही बनेगा जिन्होंने बालकों के कल्याण के लिए काम किया है, जिन्होंने चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम किया है। सदस्यों के लिए बहुत सारे विकल्प रखे गए हैं। क्या क्या विकल्प हैं? या तो सदस्य बालकों की शिक्षा से संबंधित हो, चाइल्ड एजुकेशन से जुड़ा हो, या फिर वो है किशोर न्याय, जुवेनाइल जस्टिस से जुड़ा हो, या फिर बालकों के स्वास्थ्य, चाइल्ड हेल्थ से जुड़ा हो, या फिर बालकों के कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ा हो, बच्चों के विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ा हो, या फिर वह जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज हैं उनके साथ उसने काम किया हो, बाल श्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो,
बालकों के कानून से संबंधित हो या फिर बालकों का समाज शास्त्र से संबंधित हो, इतने में से कोई भी एक अगर वो है तो वो आयोग का सदस्य बन सकता है, तो वो कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। एक और बात याद रखिएगा कि चाहे वो अध्यक्ष हो या वो सदस्य हो, सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसकी जो अगली धारा है, इसमें आयोग के मुख्यालय की बात की गई है कि आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में है। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को बनाए दोस्तों, ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से यह बनेगा कि बताइए बताइए बाल आयोग, चाइल्ड कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो जवाब देंगे कि सर, केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठन किया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि यह बताएं कि जो चाइल्ड कमीशन है इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? तो बताएंगे कि एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, एक चेयरमैन है और 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर है, सॉरी 6 मेंबर, सॉरी 6 मेंबर, ठीक है। तो टोटल कितने लोग इसमें शामिल हैं? टोटल 7, ठीक है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। फिर अगला प्रश्न यहां से बन सकता है कि योग्यता बताइए। तो बताएंगे कि अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है, चेयरपर्सन वही व्यक्ति बन सकता है जो बाल कल्याण के लिए समर्पित हो, जो चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। ये सारी बातें हमें कहाँ से पता पड़ी हैं दोस्तों? ये सारी बातें हमें धारा 3 से पता चली हैं, सेक्शन 3 से पता चली हैं। और सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो सभी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे। कैसे होंगे इसकी चर्चा आगे की गई है कि केंद्र सरकार कैसे अध्यक्ष को नियुक्त करेगा और कैसे सदस्यों को नियुक्त करेगा। एक सेकंड देखिए उसको ध्यान से, बहुत अच्छे से इस पीपीटी को देखिए और सारी बातों को याद करने की कोशिश कीजिए यहीं पर। चलिए, अब धारा 3 के बाद अगली धारा है दोस्तों धारा 4, जिसमें नियुक्ति की बात की गई है, अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया गया है। चलो इसको समझते हैं, फिर हम सारी चीजों को एक साथ रिकॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, जो धारा 4 है, सेक्शन 4 है, ये नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर से जुड़ी हुई है। तो एक बात जो इसमें बड़ी साफ है कि सर, चाहे वो चेयरपर्सन हो या चाहे वो मेंबर हो, सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, सभी की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो एक प्रश्न तो हमारा यहीं पर बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि बाल आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, चाइल्ड कमीशन के मेंबर या चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? तो जवाब होगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे नियुक्त करती है ये समझें। देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए एक अलग प्रक्रिया का पालन किया जाता है और सदस्यों को नियुक्त करने के लिए अलग प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चेयरपर्सन की मेथोडोलॉजी अलग है, जबकि मेंबर को अपॉइंट करने की मेथोडोलॉजी अलग है। समझते हैं इस बात को। अध्यक्ष के बारे में यह कहा गया है कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार एक 3 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर करेगी। चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर करेगी। अब इसमें ये 3 सदस्य कौन होंगे? तो इसमें पहला व्यक्ति तो होगा आयोग का अध्यक्ष, और आयोग का अध्यक्ष हमेशा वही व्यक्ति होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्री है। जो भी व्यक्ति महिला एवं बाल विकास का मंत्री होगा वही इस चयन समिति का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा जो 2 सदस्य हैं, जो 2 अलग से मेंबर हैं,
उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये 3 लोगों की समिति बन गई। अब ये 3 लोगों की समिति अलग अलग नामों पर विचार करेगी और फाइनली ये अपनी सिफारिश किसको भेजेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा, चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, बट उसका प्रोसीजर अलग है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले केंद्र सरकार को 3 सदस्यों वाली चयन समिति बनानी पड़ेगी। उस चयन समिति के अध्यक्ष हमेशा महिला और बाल विकास मंत्री होंगे, जबकि 2 सदस्यों को सीधे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये 3 लोगों की चयन समिति, ये 3 मेंबर सिलेक्शन पैनल अलग अलग नामों पर विचार करेगा, फिर इस नाम की सिफारिश करेगा कि साहब फला व्यक्ति को अध्यक्ष बना दीजिए, तो केंद्र सरकार उसे अध्यक्ष बना देगी, चेयरपर्सन बना देगी। यहां से सवाल 2 बनते हैं दोस्तों कि अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई जाती है वो कितने लोगों की है? तो जवाब होगा 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी होती है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महिला और बाल विकास मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है। अब सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? तो याद रखेंगे, बहुत आसान है। सदस्यों की नियुक्ति सीधे होती है केंद्र सरकार के द्वारा, डायरेक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां से ना मैं कुछ स्टेटमेंट बना रहा हूं, आप ध्यान से जवाब दीजिएगा। यहां तक बात स्पष्ट है ना आपके दिमाग में कि अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई जाएगी। चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन सदस्यों को केंद्र सरकार सीधे नियुक्त करेगी। मेंबर्स विल डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला स्टेटमेंट मैंने आपसे बोला कि साहब बाल आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार सीधे सीधे करती है। पहला स्टेटमेंट है ये मेरा, आप यहाँ पर दिमाग से लिखते हो ना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमने आपसे दिया कि बाल आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार सीधे सीधे करती है। द चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड कमीशन डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सही है या गलत है? तो जवाब होगा सर ये तो घनघोर तरीके से गलत है। सीधे नियुक्ति नहीं करती, 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी पर अपॉइंट करती है। अब हमने आपके सामने दूसरा स्टेटमेंट रखा। दूसरा स्टेटमेंट हमने ये रखा कि सर बाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार सीधे सीधे नियुक्त करती है। चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ चाइल्ड कमीशन आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सही है या गलत है? आप कहोगे सर दूसरा हिस्सा तो सही है, मेंबर को तो डायरेक्टली अपॉइंट करती है लेकिन चेयरपर्सन को डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करती, इसलिए यह कथन भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट हमने आपसे दिया कि अध्यक्ष की नियुक्ति 3 सदस्यों वाली चयन समिति करती है। उस चयन समिति का अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री होता है। Chairperson is appointed by central government after the recommendation of 3-member selection committee, which is led by the Minister of Women and Child Development. अब आप कहोगे कि सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट हमने आपको दिया कि सदस्यों की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये थोड़ा सा हमने एक नया तरीका शुरू किया है कि जो भी मुश्किल चीजें होंगी उन्हें प्रश्न के रूप में आपको समझाया जाए, ताकि दिमाग में ना वो बैठ जाए कि हाँ सर ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो ये इसका सही जवाब होगा। तो धारा 3 भी क्लियर हो गई और धारा 4 भी क्लियर हो गई। धारा 3 में क्या क्या था? गठन, संरचना, योग्यता, मुख्यालय, कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर,
क्वालिफिकेशन, हेडक्वार्टर। धारा 4 में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, चलिए स्पष्ट है यहां तक सारी बातें। अब हम धारा 5 की बात करेंगे, जहां पदावधि और सेवा शर्तों की बात की गई है, जहां टेन्योर और सर्विस कंडीशन को डिस्कस किया गया है। तो धारा 5 1 में लिखा हुआ है दोस्तों कि जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 3 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु, और जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष और 60 वर्ष की आयु का होगा, और एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार अपने पद को धारण कर सकता है, मैक्सिमम ट्वाइस। ठीक है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। तो यहां पर थोड़ी सी ट्रिक आपको याद रखना है कि दोनों का कार्यकाल तो 3 वर्षों का है, लेकिन रिटायरमेंट एज अलग अलग है। चेयरपर्सन की रिटायरमेंट एज 65 तक है, जबकि मेंबर की रिटायरमेंट एज 60 तक है। ये किसके जैसा है, तो याद कीजिए हमने एनजीटी पढ़ा था, सभी का जो टेन्योर है वो 5 सालों का था, लेकिन रिटायरमेंट एज अलग अलग थी। अगर सुप्रीम कोर्ट से है तो 70 साल, हाई कोर्ट से है तो 67 साल, और एक्सपर्ट मेंबर है तो 65 साल। तो यहाँ पर याद रखना है, चेयरपर्सन 3 साल और 65 साल, और जो सदस्य हैं वो 3 साल और 60 साल इनकी आयु सीमा है। अगला जो है दोस्तों त्यागपत्र, तो बस यहाँ तो याद रख लो बस एक लाइन, सब काम केंद्र सरकार करेगी। त्यागपत्र, नियुक्ति, सेवा शर्तें, हटाने की प्रक्रिया, रिपोर्ट, हर काम कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, एक लाइन बोल दी मतलब आपके दिमाग में सारी चीजें याद है। क्या जब आप 4-5 आयोग पढ़ लेते हो ना, तो अब आसान हो जाता है मुझे भी पढ़ाना, क्योंकि मुझे पता है कि यह समझाने की आवश्यकता नहीं है, अब आपके दिमाग में ऑटो कैप्चर होने लगेंगे ये चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है वेतन, तो वेतन भी कौन तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी, और नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अनवायबल चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, अलाभकारी परिवर्तन ना करने का अर्थ बड़ा साफ है कि जब मुझे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जब मुझे चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया, तो मान लीजिए मेरा वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह था। जैसे ही मेरी नियुक्ति हो गई तो साहब मेरी सरकार से नहीं बन रही है, और सारी शक्तियां तो केंद्र सरकार के पास हैं। तो सरकार ने कहा कि चलो इसको सबक सिखाते हैं, तो इसकी सैलरी आधी कर दो, 50,000 कर दो। तो ये नहीं हो सकता। लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं, मेरी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो सकती है, लेकिन 1 लाख से 50,000 नहीं हो सकती। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे, कोई भी अनवायबल चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद धारा 7, पद से हटाया जाना, रिमूवल फ्रॉम दी ऑफिस। वही प्रक्रिया है, चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे वो मेंबर हो, दोनों को कौन हटाएगा, दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगी, केंद्र सरकार हटाएगी। कॉमन आधार क्या है, तो कॉमन आपको याद रखना है वही आधार है, दिवालिया घोषित हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, किसी अपराध के लिए कारावास की सजा हो जाए, या फिर किसी ऐसे अब्यूज ऑफ ऑफिस हो जाए, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे, कोई दूसरा लाभ का पद धारण कर ले, शारीरिक असमर्थता हो जाए, ये सारी चीजें। अध्यक्ष के लिए 2 और आधार दिए गए हैं, या तो साबित कदाचार या असमर्थता। और एक पॉइंट बड़ा स्पष्ट है, वो याद रखना है आपको कि सभी को सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, सभी को राइट टू बी हर्ड दिया जाएगा। प्रक्रिया बड़ी साफ है, केंद्र सरकार सीधे सीधे हटा सकती है चेयरपर्सन को भी और मेंबर को भी, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं रखा गया है। इसके बाद धारा 8 में कहा गया है कि 90 दिनों के भीतर जो भी पद रिक्त होगा उसे भरा जाएगा। वैकेंट पोस्ट विल बी फिल्ड विद इन दी 90 डेज। यहां से ना प्रश्न बनते हैं, तुमको याद रखना कि 90 दिनों के अंतर्गत पद को भरा जाना अनिवार्य है, पोस्ट को फिल करना अनिवार्य है। तो यहां तक स्पष्ट है दोस्तों।
क्लियर है। धारा 3 में हमने क्या पढ़ा था, गठन की बात पढ़ी और संरचना को पढ़ा। धारा 4 में हमने क्या डिस्कस किया, धारा 4 में दोस्तों याद करेंगे तो हमने धारा 4 में, एक सेकेंड, ठीक है, धारा 4 में हमने नियुक्ति की बात की थी। धारा 5 में पदावधि को डिस्कस किया। इसके बाद धारा 6 में हमने वेतन की बात की। धारा 7 में हटाने की प्रक्रिया को डिस्कस किया। और धारा 8 में हमने डिस्कस किया कि जो भी पोस्ट है वो 90 दिनों के अंतर्गत भरी जाएगी, वो 90 डेज के अंतर्गत भरी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला, 2 बैठकों के बीच में 3 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 3 मंथ से ज्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए। आयोग के कार्य दिए गए हैं तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमने कार्य महिला आयोग में पढ़े थे, विमेन कमीशन में पढ़े थे, वहां महिलाओं की जगह बच्चा लगा दीजिए, सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी। जैसे कि एग्जामिन एंड रिव्यू सेफगार्ड फॉर द चाइल्ड, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेन, और यह भी सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है। रिसर्च करना, स्टडी करना, ठीक है। हाँ, ये चीज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमीशन shall not inquiry into any matter which is pending before a state commission or any other commission। आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी आयोग या जो किसी दूसरे आयोग के सामने लंबित हो। अगर राज्य आयोग के सामने कोई मामला लंबित है तो उस आयोग की सुनवाई नहीं की जाएगी, उस केस की सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य तथ्य हैं, अदर फैक्ट हैं, इनको पढ़ लेते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा, तो आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार उसे संसद के सामने रखेगी। अगर रिपोर्ट का कोई हिस्सा राज्य से संबंधित है तो वो रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और फिर उसे राज्य विधानसभा में रखा जाएगा। आप देख रहे हो कितनी सिमिलरिटी है। ये सारी बातें हमने महिला आयोग में पढ़ी थी, ये सारी बातें हमने विमेन कमीशन में डिस्कस की थी। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ तक समस्या नहीं जानी चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बातें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। इनको अब और दोबारा से डिटेल में पढ़ने का कोई अर्थ नजर मुझे नहीं आता दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से ना प्रश्न भी कम बने, इसीलिए हम थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं, अन्यथा हम और स्लो पढ़ते। इसके बाद आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग का जो भी सचिव होगा वह उसी स्तर का होगा जो भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा। हमने जैसा शुरू में आपको बताया था कि आयोग के सारे खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से चलते हैं, केंद्र सरकार के अनुदान से चलते हैं। अब यहाँ से कुछ स्पेशल फैक्ट आ गए, इनको पढ़ना शुरू करो। और ये ना जो आपको सिनॉप्सिस में दिया है ना दोस्तों, सिनॉप्सिस में बहुत बढ़िया बना के दिया है हमने, तो सिनॉप्सिस जरूर पढ़ना और उसको कॉपी में जरूर बनाना। तो उसमें जो अन्य तथ्य वाला सेगमेंट है ना, बहुत बहुत अच्छे से लिखा है, सारे फुल फॉर्म लिख दिए हैं, सारी चीजें उसमें लिख दी हैं, तो सिनॉप्सिस में बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, 12 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे। 20 नवंबर को हर साल हम अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल चाइल्ड राइट डे मनाते हैं। पेंसिल नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया और यह बाल श्रम से संबंधित है, यह चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि पेंसिल पोर्टल का संबंध किस चीज से है, तो जवाब देना होगा ये बाल श्रम को रोकने के लिए बनाया गया, चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन के लिए बनाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष शांता सिन्हा को 2003 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। विश्व में सबसे पहला बाल न्यायालय अमेरिका के शिकागो नगर में स्थापित किया गया। खोया पाया पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया है, खोया पाया पोर्टल। इसमें उन बच्चों की जानकारी दी जा सकती है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, वेबसाइट है, जहां पर उन बच्चों की जानकारी प्रकाशित कर सकते हैं जो या तो खो गए हैं,
मिसिंग हैं या फिर जो मिल चुके हैं, जिन्हें फाइंड कर लिया गया है। तो उनकी जानकारी के लिए खोया पाया पोर्टल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, देश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय उज्जैन में स्थापित किया गया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और 2020 में एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है संवेदना के नाम से। संवेदना का फुल फॉर्म है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वनरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। बेसिकली संवेदना के फुल फॉर्म को भरना था, तो उन्होंने इतना बड़ा फुल फॉर्म बना दिया। तो संवेदना एक टोल फ्री नंबर है जिसे लागू किया गया है। बताइए, यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं, समझ में आ रही हैं आपको बातें? ठीक है। ये अन्य तथ्य हैं जो जुड़े हुए हैं, बालकों से संबंधित हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि बच्चों को कौन कौन से संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं। अब तक हमने आयोग के बारे में सारी बातें पढ़ ली। संरचना क्या है आयोग की? एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य हैं। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। हटाता कौन है? केंद्र सरकार। वेतन कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। अगर कोई भी वैकेंसी आ गई तो 90 डेज के अंदर उसे भरना पड़ेगा। आयोग की 2 बैठकों के बीच में अधिकतम जो अंतर हो सकता है वो 3 माह का अंतर हो सकता है, 3 मंथ का गैप हो सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार उसे संसद में रखेगी। अगर संबंध किसी राज्य से है तो वह रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार उसे विधानसभा में पेश करेगी या विधायिका में पेश करेगी। अब संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, संवैधानिक उपबंध, और दूसरे होते हैं स्टैट्यूटरी सेफगार्ड अर्थात वैधानिक उपबंध। तो संवैधानिक उपबंधों में सबसे पहले आता है अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। शुरुआत में ही हमने आपको इसके बारे में बताया था कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसे ऐड किया गया था, जिसमें बालकों की शिक्षा का प्रबंध किया गया है और कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद है अनुच्छेद 24। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे। कारखाने और बहुत से ऐसे हजार्डस काम हैं जो बच्चे नहीं करेंगे। फिर है आर्टिकल 39E, राज्य बच्चों का विकास, ये स्मॉल ई है, राज्य बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 45, इसकी भाषा को बदला गया था, लैंग्वेज को चेंज किया गया था कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा। ओके। आर्टिकल 51A, माता पिता से कहा गया है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करेंगे। इसके बाद कानून है, कुछ बहुत सारे कानून हैं, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉक्सो कानून। पॉक्सो एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और ये कब बनाया गया था? 2012 में बनाया गया था। 2019 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर बच्चों का उपयोग किसी भी तरीके से पोर्नोग्राफिक के रूप में किया गया तो 20 वर्ष की सजा होगी, 20 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा। बहुत बड़ी सजा दी गई है, 20 सालों की सजा दी जाएगी अगर पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से बच्चों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कौन से अधिनियम है? बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय
बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000, किशोर न्याय, इसी में संशोधन किया गया, बच्चों की देखरेख अधिनियम 2016। तो ये कुछ मुख्य अधिनियम है जो एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। पॉक्सो याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो मेक श्योर कि आपको याद रहे। जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑफ द चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट 2016, ये भी याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। एक बार ध्यान से इनको देखिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए इनको। चलिए एक बार देखिए ध्यान से। आजकल ये नई हैबिट लगी है, अभी घड़ी घड़ी पहनना शुरू किया है, तो बीच बीच में ना मेरी आदत होती है, मैं उतार देता हूँ फिर पहन लेता हूँ, उतार देता हूँ पहन देता हूँ। आपको लगता होगा सर आधा लेक्चर में घड़ी पहने हो, कभी नहीं पहने हो ना, हो जाता है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। मैं आपको 5 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में पढ़ा सकता हूँ ये, सिर्फ इतना याद रखो, वही प्रक्रिया है, वही पदावधि है, वही सेवा शर्तें हैं, वही कार्य है। बस एक चीज बदलती है कि जो सारे काम वहां केंद्र सरकार कर रही थी, वो सारे काम यहाँ पर राज्य सरकार करेगी। उदाहरण के लिए समझो, देखो धारा कौन सी है, तो इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया है। आप समझ सकते हैं कौन करेगा, राज्य सरकार। वहां कौन कर रही थी, केंद्र सरकार। आप देखिए संरचना क्या है, एक अध्यक्ष 6 सदस्य, वहां पर भी संरचना क्या थी, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, वही योग्यताएं हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि कम से कम 2 महिलाएं होंगी, सेम स्ट्रक्चर। मुख्यालय कौन तय करेगा, तो राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हेडक्वार्टर तय किया जाएगा। अब यहां से एक प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी के लिए राज्य सरकार राज्य आयोग का ढांचा यही होगा, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य आयोग की संरचना क्या है, मध्य प्रदेश बाल आयोग की संरचना क्या है, तो जवाब होगा कि सर उसमें एक चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर होंगे। मध्य प्रदेश बाल आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो राज्य सरकार डिसाइड करेगी, और राज्य सरकार ने भोपाल में मध्य प्रदेश बाल आयोग का मुख्यालय बनाया है। मध्य प्रदेश बाल आयोग का गठन किसने किया, राज्य सरकार ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया। मध्य प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी, बाल मामलों में विशेषज्ञ होना चाहिए, चाइल्ड अफेयर में उसे स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो बताइए क्या मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वही सारी बातें, आसान बनाइए पढ़ाइयों को, बहुत आसान है। वहां सारे काम केंद्र सरकार कर रही थी, यहाँ सारे काम राज्य सरकार करेगी। इवन नियुक्ति भी वैसे होगी, लेकिन वहां पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अध्यक्ष थे, यहाँ पर राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री अध्यक्ष होंगे। वहां सेंट्रल के मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चेयरपर्सन थे, यहाँ राज्य महिला आयोग के मंत्री अध्यक्ष होंगे। देखिए अगला वही लिखा हुआ है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार नियुक्त करेगी। अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, तो इसके लिए 3 सदस्यों की एक चयन समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, बालकों से संबंधित मंत्री। ओके, सदस्यों को सीधे अपॉइंट किया जाएगा। भैया ये देखिए इनका कार्यकाल कितना होगा, अध्यक्ष 3 वर्ष 65 वर्ष का कार्यकाल, सदस्य 3 वर्ष 60 वर्ष का कार्यकाल, और अधिकतम 2 कार्यकाल। कोई भी अंतर है क्या, कोई भी अंतर नहीं है। बहुत आसान है इसको याद करना, बहुत ही आसान। और यही सारी बातें मध्य प्रदेश बाल आयोग पर भी अप्लाई होंगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है आयोग के कार्य। तो वही सारे कार्य हैं जो कि राष्ट्रीय आयोग के हैं। अन्य तथ्य पढ़ते हैं। अगर राज्य आयोग को कर्मचारियों की आवश्यकता है तो कौन उपलब्ध कराएगा,
सर, राष्ट्रीय आयोग को कर्मचारी केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी, नेशनल कमीशन को टेक्निकल स्टाफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता था, तो इन्हें कौन कराएगा? इन्हें राज्य सरकार कराएगी। अगला, खर्च, एक्सपेंसेस। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आयोग के खर्चे केंद्रीय अनुदान से चलते थे। नेशनल कमीशन के जितने भी खर्चे हैं वो सेंट्रल ग्रांट से चलते थे। तो राज्य आयोग के सारे खर्चे किससे चलेंगे? राज्य के अनुदान से चलेंगे, स्टेट के ग्रांट से चलेंगे। वहां पर जो पद होता था सचिव का, वो राज्य सरकार के सचिव स्तर का होता था, वहां पे केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होता था। हालांकि यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ये स्टेट गवर्नमेंट, एक बार मैं ये चेक करके आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है? ये वाला फैक्ट मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा, इसको अभी स्किप कीजिएगा। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को देता है, और राज्य सरकार इसे कहां पर रखती है? स्टेट लेजिस्लेशन में रखती है। तो यहां तक कोई भी अलग से पॉइंट नहीं है। ये याद रखिएगा कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से प्रत्येक जिले में बाल न्यायालय का गठन करती है, और इस बाल न्यायालय में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक उसे ही रखा जाता है जिसे कम से कम 7 वर्षों के वकालत का अनुभव हो। ये बिल्कुल अलग है, इसको आपको अलग से याद रखना है। बाल न्यायालय, चाइल्ड कोर्ट का प्रोविजन धारा 25 में दिया गया है। हर जिले में बाल न्यायालय बनाया जाएगा जिसे राज्य सरकार बनाएगी, और ऐसा वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से करेगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ऐसे व्यक्ति को जिसे 7 सालों का वकालत का अनुभव हो, उसे लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट करेगी। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश बाल आयोग है। गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 2007। मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल। किस प्रकार का यह सांविधिक निकाय है? क्योंकि इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा हुआ है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। सेक्रेटरी वगैरह संरचना में शामिल नहीं होते, ये अलग से होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? द्रविंद मोरे, श्री द्रविंद मोरे। कार्यकाल अध्यक्ष का 3 साल या 65 साल, सदस्यों का 3 साल या 60 साल। त्यागपत्र किसको? राज्य सरकार को। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को। अनुदान राज्य सरकार। नियम, कुछ मामलों में राज्य सरकार नियम बना सकती है। सैलरी राज्य सरकार के द्वारा तय की जाती है। तो बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत अलग से हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपने महिला आयोग अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बाल आयोग पढ़ने में आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी। बस इस बात पर गौर कीजिए कि अंतर कहाँ पर है। तो 2 जगह अंतर साफ दिखाई दे रहा है आपको। एक संरचना में अंतर है, वहां पर सचिव संरचना का हिस्सा थे, वहां पर मेंबर सेक्रेटरी स्ट्रक्चर का हिस्सा थे। यहां पर भी सचिव हैं लेकिन वो संरचना का हिस्सा नहीं है, वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। दूसरा अंतर नियुक्ति की प्रक्रिया में है। वहां पर केंद्र सरकार सीधे नियुक्त करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करती थी। यहां सदस्यों को तो सीधे नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए एक 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बनेगी। 3 व्यक्तियों की चयन समिति बनानी पड़ेगी। उस अधिनियम में राज्य महिला आयोग का जिक्र नहीं था, लेकिन बाल अधिकार अधिनियम में राज्यों के आयोग का उल्लेख भी किया गया है। इवन बाल न्यायालय की बात की गई है, चाइल्ड कोर्ट की बात की गई है। ये बस बेसिक बातें हैं, बुनियादी बातें हैं जो आपको याद रखना है। एक बार सिनॉप्सिस पढ़िएगा, बहुत अच्छे से उसको कॉपी पर बनाइएगा। कल बहुत सारे इसके प्रश्न लगाएंगे ताकि पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। और फिर हमें 2 आयोग पढ़ना है, एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सतर्कता आयोग, फिर हम पढ़ेंगे सूचना आयोग। और इन 2 आयोगों को पढ़ने के बाद मैं आपको पहले प्रिंटेबल नोट्स दे दूंगा। आप चाहें तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर मैं आपको कंप्लीट नोट्स दे दूंगा। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।